एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ श्रुति राघव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर मृगनयनी सीरीज के पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से राजेश मृगनयनी की हेल्प करने के लिए उस तांत्रिक के घर पर पहुंचता है और वो उस कलश को ढूंढने की कोशिश करता है जिस कलश के अंदर उस तांत्रिक ने मृगनयनी की सारी शक्तियों को बांध के रखा था। पार्ट 2 के कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स आए आपके कि भाई तांत्रिक तो फर्स्ट पार्ट में मर गया था, दूसरे पार्ट में तांत्रिक कैसे आ गया है। तो आज आपको ये जानने को मिल जाएगा कि दूसरे पार्ट में तांत्रिक वापस कैसे आया। और जैसा कि आपके कमेंट्स में प्यार मिल रहा है, आपको स्टोरीज बहुत पसंद आ रही है, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो हम इस सीरीज को अब कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं इसके चैप्टर 3 में और देखते हैं कि क्या वाकई में राजेश उस कलश को आइडेंटिफाई कर पाया या फिर उसके सामने कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। और हाँ, अगर आपने बाय चांस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उनके ऊपर क्लिक करें और आप दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करके यहां से स्टोरी को वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिए गए हैं, आप वहां से भी इनको चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कई लोगों ने मुझसे पूछा था मेरा स्किन के रूटीन वगैरह क्या होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ, प्रोडक्ट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करता हूँ, बस जिनको यूज़ करना है अच्छे प्रोडक्ट जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिनके इम्पैक्ट्स हैं वो सब मैंने नीचे लिस्ट किए हुए हैं। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर 3 को। तो राजेश जब उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने ऐसे सैकड़ों कलश पड़े हुए थे और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि इसमें से वो कलश कौन सा है जिसमें मृगनयनी की सारी शक्तियां बंद हैं। कलश की उस दीवार के बाद उसने दूसरी तरफ घूमकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस कमरे के अंदर बहुत अजीब अजीब से सामान पड़े हुए थे। कुछ जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी, कुछ जानवरों की खाल पड़ी हुई थी, उनकी मूंछों के बाल, पंजे, ऐसे बहुत सारा सामान वहां पड़ा हुआ था। वो सारे सामान को देख ही रहा था, तभी उसे अचानक से फील हुआ कि इस कमरे के अंदर कोई है। एकदम से एक हलचल हुई और ऊपर से घबरा गया। उसको एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस फील होना शुरू हुई जो उसको ये आगाह कर रही थी कि जितना जल्दी हो सकता है वो यहाँ से निकल जाए, वरना उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। उसने आओ देखा ना ताओ, वो फटाफट उस कमरे से बाहर निकला, उस गेट को बंद किया, अलमारी को अपनी जगह लगाया और फिर वो उस घर से बाहर निकलकर भाग गया। फिर वो सीधे अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते वो सबसे पहला काम जो करता है वो मृगनयनी को याद करता है। मृगनयनी उसके सामने आती है और उसके आते उसको बताता है कि कैसे उसके घर के अंदर पहुंचा, एक कक्ष के अंदर, उसके अंदर बेसमेंट के अंदर उसने एक रहस्यमयी खुफिया कक्ष बना रखा था जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे मटके थे जैसा मटका मृगनयनी ने उसको बताया था। उसने बोला कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा मटका सही है और कौन सा गलत, और जैसे मैं थोड़ी देर वहां रुका मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी वहां पर है। तो मृगनयनी उसकी बात सुनकर बोलती है तो ये तांत्रिक जो है बहुत ज्यादा शातिर है और इसने एक पूरा जाल बिछा रखा है ताकि कोई भी आसानी से उस कलश तक नहीं पहुंच पाए। देख रहे हो राजेश किस तरह से उसने मेरी शक्तियों को छुपा रखा है, क्योंकि वो घबराता है कि जिस दिन मुझे वो शक्तियां मिल गई सबसे पहले मैं उसी को समाप्त करूंगी। फिर राजेश बोलता है लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे कि वो कलश कौन सा है। तो बोलती तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई हल निकालती हूँ, अभी तुम आराम करो। इतना कहकर मृगनयनी वहां से गायब हो जाती है। राजेश भी अपना फ्रेश होता है और वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है और वो सोचता रहता है। उसकी आंखों के सामने वही कलशों की पूरी रॉ की रो जो होती है रखी होती है और वो सोच रहा था कि कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो कलश कौन सा है। सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है और फिर गहरी नींद में जाने के बाद उसे एक सपना आता है और उसे उस सपने में कोई और नहीं वही तांत्रिक दिखाई देता है जो भी अस्पताल में एडमिट था। वो उससे आके बोलता है मूर्ख लड़के, मैंने तुझे मना किया था फिर भी तू शक्ति का साथ दे रहा है और तू मेरे उस कक्ष तक पहुंच गया। अगर अपना जीवन बचाना चाहता है तो कल के कल आके मुझसे मिल, वरना तू और तेरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है। इतना बोलते अचानक से राजेश की आंख खुलती है, वो देखता है और फिर से वो फील करता है उसने सपना देखा, लेकिन ये सपना इतना रियलिस्टिक था कि जैसे वो आदमी उसके सामने खड़ा होकर उससे बात कर रहा हो। वो बुरी तरह घबरा गया था और जब उसने कहा कि उसका परिवार भी संकट में है तो उसने सोचा कि एक बार उसे उस तांत्रिक से मिलना जरूर चाहिए। उठने के बाद उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो सुबह के 4:30 बजे थे और पिछली बार भी वो तांत्रिक करीबन इसी समय उसके सपने में आया था। खैर वो वापस सोचते सोचते मतलब सो तो नहीं पाया ठीक से वो, लेकिन फिर क्योंकि थक गया था वो तो उसकी नींद आ गई और जब वो सुबह उठा तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि उसको उस तांत्रिक से जाके मिलना है।
वो उठा, फ्रेश वगैरह हुआ और सीधा निकल गया हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पर वो तांत्रिक एडमिट था, उस रूम में पहुंचा और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो वहां पर वो तांत्रिक और उसका बेटा दोनों प्रेजेंट थे। उसके बेटे ने राजेश को धन्यवाद दिया उसके पिताजी की जान बचाने के लिए। तो उस तांत्रिक ने पहले ही उसके बेटे को बता दिया था कि आज वो लड़का आने वाला है जो मुझे उस दिन एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर लेकर आया था। उसको उससे बातचीत करने के बाद उसका बेटा बोलता है कि पिताजी आप दोनों बात करो, मैं अपना कुछ काम करके आ जाता हूँ। और इसके बाद वो उनके कैबिन के डोर को बंद करके वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजेश उस आदमी से कहता है कि आप कल रात को मेरे सपने में आए थे और आप मुझसे कुछ कह रहे थे। आपने मृगनयनी को छल से बांध लिया है, आखिर आपने उसे क्यों बांध रखा है? आप उसे आजाद कर दीजिए। आप, मैं अच्छे से जानता हूं, मैं उस घर के अंदर गया हूं, आपने एक कलश के अंदर उसकी सारी शक्तियों को बांध रखा है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी शक्तियों को आजाद करवा के रहूंगा। आप तांत्रिक लोग अपने मतलब के लिए किसी का भी दुरुपयोग कर सकते हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मृगनयनी को उसकी शक्तियां वापस देनी होगी। वो तांत्रिक उसकी बातों पर हंसता है और बोलता है, बेटा जिसे तुम मृगनयनी कह रहे हो वो कोई साधारण शक्ति नहीं है और मैंने उसे छल से नहीं बांध रखा है, उसने तुम्हें छल से बांध रखा है। राजेश बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं आप ही ने उसको बांध रखा है? तो बोलते हैं कि हाँ, मैंने उसे उस अंगूठी के अंदर बांधा था और उसकी शक्तियों को उससे अलग कर दिया था। उस अंगूठी से तुमने उसे बाहर निकाल दिया है और अब वो अपनी उन शक्तियों को वापस से अर्जित करना चाहती है तुम्हारा उपयोग करके। मुझे नहीं लगता था कि कभी ये दोबारा इस अंगूठी से बाहर आ पाएगी। पता नहीं कैसी अंगूठी तुम्हें मिल गई और ये उस अंगूठी से बाहर आ गई। ये एक खतरनाक पिशाचिनी है और अब ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तो राजेश बोलता है, पिशाचिनी? लेकिन वो तो एक अप्सरा है और आप ही ने तो साधना करके उस अप्सरा को बुलाया था और उसके बाद छल से उसे आपने उस अंगूठी के अंदर बांध दिया। तो बाबा बोलते हैं, ऐसा उसने तुम्हें बताया है लेकिन ऐसा है नहीं। तो राजेश बोलता है, क्या बात कर रहे हैं आप? उसने मुझे अपनी ताकत के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा दिखाया कि कैसे आपने उसको उस अंगूठी के अंदर बांधा था, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तो बाबा बोलते हैं, हाँ बेटा, ये बात सच है कि मैंने उसे उस अंगूठी के अंदर बांधा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उतना ही दिखाया गया है जितना वो चाहती थी। तुम्हें सारी बात नहीं बताई गई है जो कि असली सत्य है। राजेश बोलता है, असली सत्य? मैं कुछ समझा नहीं। तो उसके बाद वो बाबा बोलते हैं कि बेटा, ये एक पिशाचिनी है। जब मैं तंत्र विद्या सीख रहा था तब मुझे इसके बारे में पता चला। मेरा एक मित्र जो कि तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी था, बचपन से उसे उस तंत्र विद्या के अंदर बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और मेरी एज तक आते आते वो तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी बन चुका था। अलग अलग प्रकार की साधनाएं, सिद्धियां उसने अर्जित की हुई थी और वो लोगों की बहुत मदद किया करता था। ऐसे ही उसके पास एक दिन एक लड़के का केस आया जहां पर एक लड़के ने पिशाचिनी साधना की और उस पिशाचिनी को अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लिया। कुछ महीनों तक वो इस पिशाचिनी को भोगता रहा और उससे अपने काम निकलवाता रहा। इस पिशाचिनी के सानिध्य में रहने से उस लड़के की धन दौलत में भी इजाफा हो रहा था, लेकिन वो ये भूल गया कि जब किसी पिशाचिनी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया जाता है तो फिर इस दुनिया में कोई और स्त्री उस साधक के पास नहीं आ सकती है। वो किसी स्त्री के पास नहीं जा सकता, वो किसी स्त्री से किसी भी तरह के संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। उस लड़के को एक बहुत ही सुंदर लड़की मिलती है जिसकी तरफ वो आकर्षित हो जाता है और धीरे धीरे वो उससे संबंध स्थापित कर लेता है। ये बात जानकर उस पिशाचिनी को बहुत क्रोध आता है और अगले ही दिन उस लड़की का एक एक्सीडेंट होता है। वो लड़की अपने घर की सीढ़ियों से उतरते समय नीचे गिर जाती है, इससे उसका एक पैर टूट जाता है। उस लड़के को जैसे ही पता लगता है, उस लड़के से मिलने जाता है और उससे जाके बात करता है कि सब कैसे हुआ। तो उसने बताया कि जब वो सीढ़ी से उतर रही थी तो उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही भयानक औरत का चेहरा आया और फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसे धक्का मारा हो और उसकी वजह से वो गिर गई और उसका पैर टूट गया। उसकी ये बात सुनते उस लड़के को समझ में आ गया कि ये एक्सीडेंट अपने आप नहीं हुआ है, उस लड़की को सीढ़ी से धक्का देकर गिराया गया है और ये काम किसी और का नहीं, उस पिशाचिनी का ही है। इसके बाद वो उस पिशाचिनी से बात करता है और वो कहती है कि तुमने मुझे अपनी प्रेमिका माना है और अगर तुमने मुझे अपनी प्रेमिका माना है तो पूरे जीवन काल तक मैं तुम्हारी प्रेमिका बन के रहूंगी और कोई और स्त्री तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकती है। अब पूरे जीवन काल तक वही उसकी प्रेमिका रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद इस लड़के की जो आत्मा है, मतलब उसकी जो आत्मा है, वो पिशाचिनी की संपत्ति हो जाएगी और मरने के बाद
वो उसका सेवक बन के रहेगा। यानी जीवन काल में जो कुछ उसे चाहिए होगा वो पिशाचिनी उसे ला के देगी, और उसकी मृत्यु के बाद वो अनंत काल तक उसका सेवक बन जाएगा। यही होता है एक पिशाचिनी का उस लड़के के साथ सौदा। ये बात जानकर वो लड़का बुरी तरह से घबरा गया और उससे मुक्ति, उससे छुटकारा पाने के वो उपाय ढूंढने लगा। और तब जाकर वो मेरे मित्र के पास आया, और मेरे मित्र के पास आकर उसने बहुत विनती की और साथ ही साथ उसे बहुत सारा धन देने का वचन किया अगर वो उस पिशाचिनी से उसका पीछा छुड़ा पाए। मेरे उस मित्र ने एक बहुत ही रहस्यमय विद्या सीखी हुई थी जिससे वो किसी भी पिशाचिनी को अपने वश में कर सकता था, और ये बात उस लड़के को पता लग गई थी। लेकिन वो जो विद्या थी, उस विद्या को संपादित करने के लिए, संपादित का होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ती जिसे तंत्र विद्या आती हो। उसने उस लड़के की बात मान ली और उसके बाद आकर सारी बात मुझे बताई। मेरे मन में भी उस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा, बहुत ललक थी, इसलिए मैं भी उसके साथ लग गया और मैंने उसे हामी भर दी कि मैं उसका साथ दूंगा। इसके बाद हम लोगों ने एक नियत दिन फिक्स किया और हम उस लड़के के घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचकर हमने अपनी प्रक्रिया शुरू की, लेकिन जितना आसान हम इस काम को समझ रहे थे, ये काम उतना आसान नहीं था। हमने जैसे अपना सारा सामान व्यवस्थित करके अपनी प्रक्रिया शुरू की, हवन प्रज्वलित किया, तभी अगले ही क्षण अचानक से हवन की अग्नि लुप्त हो गई और एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जिससे सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। हम लोग कुछ समझ पाते तभी अचानक हमारे सामने एक बहुत ही भयानक दिखने वाली पिशाचिनी खड़ी हुई थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और अगले ही क्षण उसने उस लड़के को उठा के इस तरह से गर्दन से पकड़ के हवा में उठा दिया, और उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक भी नहीं भूल पाया हूं। हमारी आंखों के सामने उस पिशाचिनी ने उस लड़के के प्राण खींच लिए और एक ही क्षण में उसकी मृत्यु हो गई। हम कुछ समझ पाते, हम उसे बचा पाते, हमें इस चीज का मौका ही नहीं मिला, और ये सब देखकर हम बुरी तरह से घबरा गए। लेकिन तभी मेरे मित्र ने एक ऐसे मंत्र का जाप किया जिसके बारे में मैं भी कभी कुछ नहीं जानता था, और जैसे उसने वो मंत्र जाप किया, वो पिशाचिनी एकदम से बुरी तरह से घबराकर वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद मैंने अपने मित्र से पूछा कि ये सब क्या था, और तुम्हारी वो विद्या तो किसी काम नहीं आई। तो बोला, नहीं मित्र, अभी तक तो मैंने अपनी इस विद्या को काम में ही नहीं लिया है। मुझे लगा कि इस लड़के ने कोई मामूली पिशाचिनी सिद्ध कर रखी होगी, क्योंकि ये एक लड़का और कितनी ही शक्तिशाली पिशाचिनी को सिद्ध कर पाएगा। लेकिन मेरा अनुमान गलत था। इस लड़के ने ना जाने कैसे और किसकी सहायता से शमशान सुंदरी को सिद्ध कर लिया है, और उसके पास हजारों प्रेतों की शक्तियां हैं, और इसे नियंत्रित करने के लिए हमें और अधिक तैयारी करनी होगी और इसके मूल स्रोत पर जाना होगा। तो उसका मैंने पूछा कि मूल स्रोत क्या, तो उसने बताया कि मूल स्रोत वो शमशान घाट जहां पर इसकी सिद्धि की गई थी, यानी जिस शमशान घाट में इस लड़के ने उसको सिद्ध किया था, हमें वहीं पर जाकर ये क्रिया करनी होगी, तभी जाके हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने उससे पूछा, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस शमशान के अंदर इस लड़के ने वो साधना की थी, और इस लड़के की तो मृत्यु हो चुकी है और हम तो अब इसकी आत्मा से भी बात नहीं कर सकते क्योंकि उसे भी वो पिशाचिनी अपने साथ ले गई है। मित्र, हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्रोत, वो शमशान कौन सा है जहां पर इस लड़के ने साधना की थी? तो वो कहता है, देखो यहाँ पर ये लड़का रहता है, तो इसके आसपास के जितने भी एकांतवास के शमशान है, हमें उन सब के अंदर जाना होगा और देखना होगा कि कहां पर इसने सिद्धि की है, क्योंकि शमशान सुंदरी की सिद्धि करने का एक तरीका है, एक विधि है, और इस लड़के ने उस पूरी विधि को अपनाया होगा और उसके अंश अभी भी वहां पर बचे हुए होंगे। अंश? कैसे अंश? मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि शमशान सुंदरी की साधना करने की एक विधि होती है जिसमें शमशान घाट में एक मूर्ति स्थापित की जाती है और उस मूर्ति के ऊपर एक झोपड़ी बनाई जाती है। तो ये काम भी उस लड़के ने किया होगा, और जिस शमशान में उसने साधना की है वहां पर अभी भी वो मूर्ति और वो झोपड़ी उपस्थित होगी। हमें उस शमशान को ढूंढना है और फिर जाकर हम अपनी आगे की क्रिया कर सकते हैं। एक और बात मैं तुम्हें बताता हूँ मित्र, हमें ये क्रिया अतिशीघ्र करनी होगी क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे दोनों के प्राण संकट में है। हमें एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम दोनों वहां से निकले और उस लड़के के घर के आसपास थोड़ा दूर भी जितने भी शमशान घाट थे, हमने सारे शमशान घाट छान लिए, लेकिन कहीं पर भी हमें उस साधना के अंश नहीं मिले। हम दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़के ने सिद्धि कहाँ प्राप्त की है। जब हम थक गए तो उसके बाद हम दोनों ने ये निश्चित किया, ये डिसाइड किया कि हम दोनों अपनी विद्याओं के द्वारा अब शमशान का पता करेंगे। उसके बाद हम दोनों ध्यान में बैठ गए और अपनी शक्तियों को
काम में लेके, उपयोग में लेके हमने पता किया कि आखिर उस लड़के ने किस शमशान में सिद्धि की थी। तो ऐसे राजेश बोलता है, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, ध्यान लगाकर ये पता करना कि आप उस लड़के ने कहां पर सिद्धि की है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब लड़ाई होती है तो पहले बातचीत से हल निकाला जाता है। तुम अपना हथियार, कोई भी हथियार तुम्हारे पास है, वो बाद में काम में लेते हो। इस तरह से इन चीज़ों के लिए अपनी विद्याओं को काम में लेने से हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये हमारा आखिरी तरीका होता है कि अगर हम खुद से कुछ नहीं पता कर पाए तो फिर हम अपनी ऊर्जा को काम में लेते हैं। वहाँ से हमें अपने प्राण बाहर निकालने होते हैं और उनको चारों दिशाओं में घुमाना होता है, और जो चीज़ हमें पता करनी होती है वो हम पता करते हैं, और इसमें हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। और जिस हालत में, जिस स्थिति में हम थे, हमें अपनी ऊर्जा को बचा के रखना था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अब हम किस शक्ति से वहां पर टकराने वाले हैं। जब हम दोनों वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि उस लड़के ने वाकई में विधिवत रूप से इस साधना को किया था। वहां पर एक करीबन 5 फीट की एक सुंदर मूर्ति बनाई गई थी और उसके ऊपर एक झोपड़ी बनाई गई थी, और उस मूर्ति पर अभी भी पूजा के अंश थे। इसके बाद हम दोनों ने बातचीत की और अपनी पूजा की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने अपने सहायकों से पूरी पूजन सामग्री का इंतजाम करवाया, और उसके बाद वहां बैठकर हमने वो प्रक्रिया शुरू की। और करीब 5-6 घंटे की अत्यंत जटिल प्रक्रिया के बाद हमने उस पिशाचिनी को उस अंगूठी के अंदर बंद किया और उससे उसकी शक्तियों को अलग कर दिया, और तब कहीं जाके हम उसे नियंत्रित कर पाए। उसने तुम्हें जो दिखाया वो सिर्फ ये दिखाया कि हमने उसे किस तरह से बांध लिया था, लेकिन उससे पहले की कहानी तुम्हें पता नहीं थी। उसके बाद उस अंगूठी को मेरे मित्र ने ही धारण कर लिया, और उसकी शक्तियां मुझे दी अलग अलग रखने को, ताकि ये दोनों चीजें कभी भी मिल ना पाए। और उसकी मृत्यु के बाद पता नहीं कैसे ये अंगूठी तुम्हारे पास आ गई, और अब वो तुम्हारा उपयोग कर रही है। उन शक्तियों को वो वापस से अर्जित करना चाहती है, और इसलिए वो हर रात तुम्हें मेरे घर पर भेजती है। उनकी बात सुनकर राजेश दंग रह गया और बोला, हर रात आपके घर? लेकिन मैं तो कभी आपके घर आया ही नहीं। वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कल रात भी तुम मेरे घर गए थे, और मैं तो तब स्तब्ध रह गया जब तुम मेरे उस कमरे तक पहुंच गए जिसके बारे में मेरे अलावा किसी और को पता नहीं है। राजेश बोला, क्या आपको पता लग गया? तो बाबा बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम्हें क्या लगता है, जो चीज इतनी शक्तिशाली है, इतनी खतरनाक है, जिसे मैंने अपने घर में इस तरह छुपा के रखा हुआ है, क्या मैं उसे किसी पहरे के बिना छोड़ दूंगा? उसकी रक्षा मेरे सहायक करते हैं, और जब तुम वहां पहुंचे तो उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम उस कमरे तक पहुंच चुके हो। इसीलिए कल रात तुम्हारे स्वप्न में आकर मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया, ताकि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी भी चीजों का बोध नहीं है। एक काम करो, बाहर से मेरे बेटे को बुला कर लाओ। उनकी बात सुनकर राजेश कमरे का गेट खोलता है और देखता है तो उनका बेटा बाहर ही बैठा हुआ था। राजेश उसको अंदर बुलाता है, और उसके अंदर आते ही उसके पिताजी उसको इशारा करते हैं राजेश की तरफ। अब जैसे उन्होंने इशारा किया, वो लड़का अपनी जेब से फोन निकालता है और उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग्स राजेश को दिखाने लगता है। जैसे ही राजेश वो रिकॉर्डिंग्स देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर राजेश उस तांत्रिक के घर में घुस रहा था और चारों तरफ घूम घूम कर उसके घर की रैकी कर रहा था। और उससे भी खतरनाक बात राजेश के लिए वो सीन था जब उस तांत्रिक के 8-9 फीट की दीवार के ऊपर राजेश एक जंप में सीधा दीवार के ऊपर खड़ा हो गया था। ये देखकर राजेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक इंसान को अपनी औकात और अपनी कैपेसिटी दोनों पता होती है। वो एक 5 फीट की दीवार पे उछल के खड़ा नहीं हो सकता था, एक 9 फीट की दीवार पे एक जंप में उठ के खड़ा होना उसके बस की बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजेश तो आज से पहले, मतलब पिछली रात से पहले कभी भी उनके घर नहीं गया। वो वहां पर कैसे पहुंच रहा था? आज जाके उसको समझ में आ रहा था कि क्यों सुबह उठने के बाद उसे एक अलग सी थकान महसूस होती थी, क्यों उसके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा थी और एक अलग सी थकान थी। क्योंकि हर रात जब मृगनयनी आती थी तो पहले वो राजेश को सुख देती थी, और उसके बाद शायद उसकी बॉडी को पजेस करके या फिर अपनी शक्तियों के द्वारा वो उसे उस तांत्रिक के घर पहुंचाती थी, ताकि उसे वो कलश मिल पाए। फिर उस लड़के ने राजेश को एक और फोटो दिखाई, और वो फोटो देखते ही राजेश की रूह कांप गई। उस फोटो के अंदर राजेश की एक क्लोजअप मतलब फोटो थी, जो कि उसी सीसीटीवी कैमरे से ली गई थी, और उस फोटो के अंदर साफ साफ राजेश के चेहरे पर एक दूसरे भयानक से चेहरे की झलक आ रही थी, जो कि बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली लड़की की थी। उसकी सुर्ख लाल आंखें और बिल्कुल काला चेहरा, जैसे लाल मांस
काले रंग में बदल चुका हो। उस फोटो को देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब देखकर राजेश बहुत कुछ समझ चुका था। फिर वो बाबा बोलते हैं कि बेटा, शायद अब तुम भी ये बात समझ गए होंगे कि वो पिशाचिनी रात को तुम्हारे शरीर में घुसकर मेरे घर तक पहुंचती थी ताकि वो उन शक्तियों को अर्जित कर सके, लेकिन वो उस कक्ष तक नहीं पहुंच सकती किसी भी हालत में जिसमें तुम पहुंच पाए। वो अपनी उन्हीं शक्तियों को अर्जित करने के लिए पहले हर रात तुम्हारे साथ संभोग करती थी ताकि तुम्हें मानसिक तृप्ति मिल पाए, और उसके बाद वो तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे शरीर दोनों पर नियंत्रण करके मेरे घर आया करती थी ताकि किसी भी तरह से वो ये पता कर पाए कि वो कलश कहाँ पर है, और उसके बाद वो तुम्हारा उपयोग करके उस कलश को मेरे घर से बाहर निकाल सके। और अब उसने तुम्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया है और वो तुम्हें अपने काम में ले रही है। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे बेटे की तरह ही हो, जितना जल्दी हो सकता है इस जाल से, इस पाश से बाहर निकल कर आ जाओ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वो इस अंगूठे से बाहर कैसे आए, क्योंकि इस अंगूठे से बाहर निकलने की एक विधिवत प्रक्रिया है जिसको पूरा करने पर ही वो बाहर आ सकती है, और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो विधि आती होगी। ये बात सुनकर राजेश की हालत टाइट हो गई, अगर आपके लैंग्वेज में कहूं तो उसकी फट गई। राजेश घबराते बोला कि बाबा, मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूं? ये प्रक्रिया तो उसने खुद मुझसे शमशान में ले जाकर करवाई थी। उसने पहले मेरे जीवन में जितने भी अटके हुए काम थे एक एक करके उनको ठीक करना शुरू किया। फिर वो मेरे सपने में आई और आकर मुझसे कहती कि मैं एक यक्षिणी हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। और उसके बाद उसने मुझे अपने जाल में फांस लिया और वो मुझसे ये कहने लगी कि अगर मैं अंगूठी के अंदर रहकर तुम्हारे इतने काम बना सकती हूँ, तो अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया का हर सुख ला कर दूंगी और तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो ला कर दूंगी। मैं तुम्हें धन दौलत जो भी कुछ चाहिए सब कुछ ला के दे सकती हूँ। मुझे लगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है और मैंने उससे हाँ कह दी। उसके बाद वो मुझे एक शमशान घाट में लेकर गई, उसने मुझे एक प्रक्रिया बताई और उस प्रक्रिया को पूरा करने पर वो उस अंगूठी से बाहर आ गई और तब से लेकर अब तक वो मेरे साथ रह रही है। तो बाबा बोलते, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया है? बेटा, अगर वो बाहर आ गई है तो तुझ पर और तुझसे पहले मुझ पर और मेरे परिवार पर घोर संकट आ चुका है। अगर उसे वो शक्ति नहीं मिली तो तुम्हारा और मेरे परिवार का अंत तय है। घोर अनर्थ हो चुका है। मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है निकलना होगा। बेटा, तुम लोग मुझे यहाँ से लेकर चलो, वरना हम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। राजेश पूरी तरह घबरा जाता और बोलता है, ठीक है बाबा, मैं कुछ बात करता हूँ। वो वहां से कमरे से बाहर निकलता है, रिसेप्शन पे जाता है, मतलब हॉस्पिटल वालों से बात करता है और उन बाबा को रिलीव करवा लेता है। उनको रिलीव करवाने के बाद राजेश के दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इस तरह से आंख बंद करके इनके ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। मैं एक बार पहले भी फंस चुका हूँ, अगर इनकी बात सही है तो, और अगर ये लोग गलत निकले तो ऐसा भी तो हो सकता है ये लोग मुझे झूठ बोलकर फंसा रहे हो, क्योंकि ये भी तो एक तांत्रिक ही है ना। लेकिन फिर से वो सोचता है, लेकिन वो फुटेज, वो वीडियो जो उन्होंने मुझे दिखाया जहां पर मैं इनके घर की रैकी कर रहा था, और वो चेहरा जो उन्होंने फोटो में दिखाया था, वो गलत नहीं हो सकता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एकदम से उसे एक ख्याल आता है कि अगर ये बाबा सही कह रहे हैं तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। आप खुद उस बंदे की सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो, आप इतनी चीजें चल रही है इसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपके परिवार के ऊपर आपकी वजह से आंच आ रही है, तो आप क्या करेंगे। वो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वो बाबा आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। अभी तुम जिस अवस्था में हो तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन बेटा पता नहीं क्यों और कैसे तुम्हारे कर्म ने तुम्हें चुना है। बेटा, आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। हम तीनों में से कौन बचेगा और कौन नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी शक है तो तुम अभी के अभी यहां से जा सकते हो और जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन बेटा, कुछ भी करने से पहले एक बार अपने परिवार से जरूर मिल लेना। उनकी बात सुनकर राजेश भावुक हो जाता है और कहता है कि आप बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक भंवर जाल के अंदर फंस चुका हूं। मुझे नहीं पता इससे पहले जो हुआ वो सही है या गलत, लेकिन मैं अपनी बहन, अपने माँ बाप से जरूर मिलकर आऊंगा, क्योंकि आगे का पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। राजेश बाबा से कहता है कि ठीक है बाबा, मैं भी अपने परिवार से मिलकर आता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आऊँ कहाँ? आपके घर पर? क्या आपके घर पे आना मेरे लिए उचित होगा? और वो कलश भी तो आपके ही घर पे है। तो बाबा कहते हैं, बेटा तुम अपने घर पे जाओ, कलश की चिंता मत करो, कलश मेरे गुरुजी के सानिध्य में सुरक्षित है। तुम अपने घर पे जाकर मिलकर आओ और फिर तुम सीधे मेरे घर पर आना। और सुनो, जाने से पहले उन्होंने एक धागा लिया, कुछ मंत्र पढ़े और राजेश के हाथ पे वो धागा बांध दिया और कहा
कि ये उस पिशाचिनी को तुमसे दूर रखेगा और जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाते हो वो उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं आने देगा। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे अपने घर को निकल जाते हैं और राजेश अपने घर को रास्ते में जाते जाते ही वो अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर अपनी जेब के अंदर रख लेता है और बस वो बहुत गहन चिंतन में डूब गया था कि ये क्या हो गया है उससे। वो अपने आप को उसी लड़के की सिचुएशन में इमेजिन कर रहा था जिसकी कहानी उन बाबा ने उसे सुनाई थी और उसे लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो बलि तो अब उसी की चढ़ेगी। उसे अपने माँ बाप और अपनी बहन का ध्यान आया। उसने अपने माँ बाप को फ़ोन किया कि मैं घर पहुँच रहा हूँ। फिर उसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि छोटी कल के कल तू घर पहुँच, मतलब जितना जल्दी हो सकता है तो घर पहुँच। बोलती कि भैया ऐसा क्या हुआ? उसने बोला तू घर पहुँच, फिर मैं घर पहुँच के तुझे सब कुछ बताता हूँ। इधर राजेश अपने घर पहुँचकर सीधा अपनी गाड़ी उठाता है और अपने माँ बाप के घर के लिए निकल लेता है और करीबन 6-7 घंटे के आसपास ड्राइव करने के बाद वो अपने पेरेंटल हाउस पहुँचता है। घर पहुँचकर अपने माँ बाप को देखते हुए उन्हें गले लगा लेता है और फिर उसके बाद उनसे बातचीत करना शुरू करता है। लेकिन वो उन्हें इस पूरी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो बस अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा और करीबन 1 महीने या उससे भी ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैं तुम लोगों से जाने से पहले मिलने आया हूँ। उसकी बहन का भी फ़ोन आ गया था, वो अगले दिन घर पहुँचने वाली थी। तो जो राजेश था वो उसने उस दिन गुजारा और शाम को खा पी कर रात को वो अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचा और जैसे वो जस्ट सोने वाला था तभी उसके कमरे में वही खुशबू फैल गई जो मृगनयनी के आने से फैलती थी। उसने आंख खोली तो देखा कि उसके सामने ही मृगनयनी खड़ी हुई थी और वो उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए बोलती है, क्यों राजेश बाबू, तुम तो मुझे भूल ही गए और मुझे दिया हुआ वचन भी भूल गए? राजेश उसकी बात सुनकर बोलता है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लग चुकी है। मैंने सब देख लिया है। तुमने धोखे से मुझे फंसाया है और वो वचन लिया है। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तो मृगनयनी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मेरा वचन इतनी आसानी से टूट जाएगा? तुमने जब शमशान में प्रक्रिया की थी तभी तुमने अपनी आत्मा को मुझे समर्पित कर दिया था और अगर तुम मेरा साथ देते तो तुम्हें इस विश्व का हर सुख मिलता, लेकिन अब तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। एक बार मुझे मेरी शक्तियां अर्जित हो जाए फिर देखो मैं तुम्हारे जीवन को कैसे नर्क बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी सहायता की थी इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। तुम्हारे पास अभी भी समय है अपने जीवन को बचाने का और उसे सुंदर बनाने का। मैं अभी भी तुम्हें सभी सुख लाकर दूंगी, बस तुम मुझे मेरी शक्तियां अर्जित करने में सहायता कर दो। राजेश बहुत गुस्से में आके कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था, अधूरा सच बताकर तुमने मुझसे वचन लिया था। मैं ऐसे किसी वचन को नहीं मानता हूँ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। राजेश की बात सुनकर मृगनयनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो आती है अपने असली रूप में, उसी रूप में जिस रूप में राजेश ने उसको उस फोटो के अंदर देखा था। उसको देखते ही राजेश की रूह कांप उठती है। वो राजेश को डराती है लेकिन राजेश ने भी पूरी हिम्मत बांध रखी थी और वो चुपचाप वहीं बैठा बैठा उसको देख रहा था। सुबह करीबन 4 बजे तक वो अलग अलग प्रयास करती रही राजेश को डराने के, उसको इस बात के लिए मनाने के कि वो उसकी सहायता कर दे और सुबह 4 बजते एकदम से वो वहां से गायब हो गई। उसके बाद कहीं जाकर राजेश चैन से सो पाया और वो सोया ही था कि थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली एक आवाज से, उसकी माँ की रोने की आवाज से। वो उठकर सीधा करके अपने कमरे के बाहर निकला तो देखा बाहर उसकी माँ बैठे बैठे रो रही थी और साथ में उसके पिताजी खड़े थे। वो अपने पिताजी के पास जाकर पूछते कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि तेरी बहन घर आ रही थी और जिस बस में वो आ रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। ड्राइवर को झपकी लग गई और बस पलट गई है और जो भी ट्रैवलर्स, जो भी पैसेंजर्स थे उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बेटा जल्दी चल, हमें भी वहां पर चलना है। वो फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचते और वहां जाकर राजेश अपनी बहन को खोजना शुरू करता है और तभी उसे उसकी बहन, चिंता न करें, बिल्कुल सही हालत में मिलती है। उसको बस थोड़ी बहुत खरोंची आई थी और कोई ज्यादा सीरियस चोट उसको नहीं आई थी। वो देखते अपनी बहन को गले लगा लेता है और जैसे उसे गले लगाता है उसकी आंखों के सामने मृगनयनी खड़ी होती है जो उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है और वो उससे कहती है, आज तो मैंने इसे छोड़ दिया लेकिन अगली बार शायद। और इतना कहकर वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। राजेश समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। खैर उसे वहां से डिस्चार्ज करवा के वो अपने घर पर लेकर आता है। घर पे आने के बाद उसकी बहन उससे पूछती कि भैया तुमने मुझे इतने इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तो उसने उसको बताया कि उसे फॉरेन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए उसे शायद 1 या 1.5 महीने तक बाहर रहना पड़ सकता है और तुझसे बिना मिले मैं कैसे जा सकता था। बस मैंने इसीलिए तुझे बुलाया था और तुझे बताया इसलिए नहीं कि तेरे लिए एक सरप्राइज होगा। उसने अपनी छोटी बहन को कोई वो बात नहीं बताई। वो जाने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता था और उनको किसी भी तरह का दुख या टेंशन नहीं देना चाहता। जाने से पहले उसने
अपनी सेविंग्स, अपने अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह सब कुछ अपनी सिस्टर के साथ शेयर की। उसने कहा कि कभी को जरूरत पड़े तो इसमें से सामान निकाल लेना। उसके बाद उसने पूरा दिन अपने परिवार के साथ गुजारा। उस रात भी वो वहीं पे रुका और उस रात मृगनयनी नहीं आई। सुबह वो उठा और उठकर चल पड़ा अपने मिशन पर। वो अपने रूम पर पहुंचा, वहां पर उसने अपना कुछ सामान वामान रखा लिया और उसके बाद वो पहुंचा सीधा उस तांत्रिक के घर। उसके घर पे पहुंचते ही वो दोनों बाप बेटे उसी का इंतजार कर रहे थे। वो उनके पास जाता और उनसे पूछता है कि अब बताइए बाबा, अब आगे क्या करना है। तो उन दोनों ने पहले ही पूरी प्रक्रिया, पूरी सब कुछ चीजों की तैयारी की हुई थी। वो बाबा उससे कहते कि बेटा, क्योंकि तुमने ही उसे उस शमशान में प्रक्रिया करके उस अंगूठी से बाहर निकाला है, तुम ही उसके द्वार हो और अब तुम ही वो इंसान हो या वो माध्यम हो जिसके द्वारा वापस से उसे उस अंगूठी के अंदर बंद किया जा सकता है। ये प्रक्रिया तुम्हें ही करनी होगी। राजेश बोलता है कि प्रक्रिया, लेकिन मुझे तो कोई प्रक्रिया नहीं आती है। तो कहते हैं कि प्रक्रिया मैं करूंगा, लेकिन उस प्रक्रिया में तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। राजेश बोलता है जी बताइए क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। इसके बाद वो उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं जहां पर एक हवन रखा हुआ होता है और सब कुछ सामग्री पहले से पूरी तरह से सजी हुई होती है। और उस हवन के जस्ट सामने एक कलश रखा हुआ होता है। ये वैसा ही कलश था जिसका डिस्क्रिप्शन मृगनयनी ने राजेश को दिया हुआ था। उसको देखते ही राजेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये वो कलश है। उसने बोला कि बाबा ये कलश? तो उन्होंने बताया हाँ बेटा, ये वही कलश है जिसमें उसकी शक्तियां बंधी हुई है। लेकिन इन्हीं शक्तियों के साथ ही एक प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा हम वापस से उसे इस अंगूठी के अंदर बांध सकते हैं। वो अंगूठी राजेश ने अभी भी उंगली के अंदर पहनी हुई थी। बाबा ने उनसे कहा कि बेटा ये एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के किसी भी हिस्से में तुम इस घेरे से बाहर मत निकलना। उन्होंने उसको एक जगह पर बिठाया, आसन पर, उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया और कहा कि इस घेरे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अगर तुम इससे बाहर निकल गए तो तुम्हारी मेरी मृत्यु तय है। राजेश चुपचाप वहां बैठा रहता है और वो बाबा अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रक्रिया आधे से भी ज्यादा जब पूरी हो जाती है तो फिर वो बाबा राजेश से कहते हैं अपने हाथ बढ़ाते हुए कि बेटा वो अंगूठी मुझे दो। राजेश वो अंगूठी उतारता है। एक आखिरी बार वो उस अंगूठी को देखता है और उसके बाद उस अंगूठी को उन बाबा के हाथ में रख देता है। हाथ में लेकर वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद वो उस अंगूठी को उठाकर उस कलश के पास ले जाकर उसके ऊपर रखने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से राजेश खड़ा होता है, पीछे की तरफ घूमता है और सीधा उस घेरे से बाहर निकलकर चला जाता है। वो बिना मुड़े, बिना रुके बिल्कुल सीधा उनके घर से बाहर निकलता है और बस चलता जाता है जब तक वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचता। अपनी गाड़ी उठाता है और जैसे उसकी गाड़ी खड़ी थी उसी दिशा में वो वापस से बाहर निकल जाता है और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वहां क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता, यहां तक कि राजेश को भी नहीं। वहां से वो सीधा अपने घर पहुंचता है और उसके बाद वो अगले 1 सवा महीने के लिए इंडिया से बाहर चला जाता है। 1 सवा महीने के बाद वो वापस से अपने पेरेंटल हाउस लौटता है और अपनी सारी संपत्ति बेचकर वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उस दिन के बाद राजेश को जीवन में दोबारा कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसका जीवन काल बहुत लंबा भी नहीं था। आने वाले 10-15 सालों में ही राजेश की मृत्यु हो जाती है और जब राजेश की मृत्यु हुई थी उससे पहले उसने ये सारी कहानी अपने एक दोस्त को बताई थी। अपने दोस्त ने बताई अपने किसी और दोस्त को और इस तरह से घूमते फिरते ये कहानी हमारे पास पहुंची। तो ये थी राजेश और मृगनयनी की एक एपिक कहानी जिसमें जाने अनजाने राजेश का सामना हुआ एक सुपरनैचुरल एंटिटी से और उसके जाल में फंसकर उसने एक ऐसा काम किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। उस एंटिटी ने राजेश का सहारा लिया अपनी शक्तियों को अर्जित करने के लिए और शायद फाइनली उसने अपनी शक्तियां अर्जित कर ली। उसके बाद उन दोनों बाप बेटे का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है और मृगनयनी कहां है ये भी किसी को नहीं पता है। राजेश कहां है शायद ये भी किसी को नहीं पता है। अगर आपको पता लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजेश इसी दुनिया में है या फिर मृगनयनी उसे अपने साथ ले जा चुकी है। तो ये थी हमारी मृगनयनी की कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह से और एपिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।